बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान में आजकल एक बड़ी सियासी जमात सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है और हुकूमत उस सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्कैंडल्स इकट्ठे करने में, उन पर प्रोग्राम्स करवाने में मशहूर है। हुकूमत की जानिब से उस बड़ी सियासी जमात के खिलाफ बयानबाजियाँ की जा रही हैं, लेकिन इस सारी सियासी अफरा तफरी के अंदर पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल नज़रअंदाज हो रही है। मौजूदा हुकूमत जो ये दावा करके आई थी कि साबिका हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की थी उसने मईशत को ख़राब कर दिया, उसके दौर में मईशत ठीक नहीं चल रही, तो ये दावा कर रहे थे कि हम मईशत को आकर फौरी तौर पर बेहतर करेंगे, अच्छे स्टेप लेंगे जिससे मईशत बेहतर हो। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है वो तहरीक इंसाफ के दौर से भी बढ़कर अब 65% से आगे जा चुका है। और जो वो कारोबारी तबका जो तहरीक इंसाफ के दौर में 45% हुकूमती जो मुआशी पॉलिसियाँ उससे नाला था, अब उस तबके का रेशो बढ़कर 85% तक जा पहुंचा है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी कहा कि मुल्क अगर खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट कर गया जिसके धाने पर हम खड़े हैं तो फिर कोई बैंक और कोई मुल्क हमें इमदाद तक नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ा मुआशी चैलेंज हुकूमत के लिए है। इसकी वजूहात क्या हैं? IMF के साथ जो इस वक्त जायज़ा इजलास होना था वो क्यों नहीं हो पा रहा, वो क्यों ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है? जो अंदाज़े हैं वो यही बता रहे हैं कि इसका ताख़ीर का शिकार होना भी एक बड़ी वजह है। सियासी अदम इस्तेहकाम को वजह करार दिया जा रहा है जो इस वक्त मईशत पाकिस्तान की ख़तरे में है। और IMF भी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से नाला है। क्या कुछ वादे मुआहदे किए थे जो पूरे नहीं किए जा रहे हैं? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। आगे चलकर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर यह दावा किया आज गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है और हुकूमत के पास मुझे रास्ते से हटाने का एक ही रास्ता है कि वो मुझे मरवाना चाहते हैं, उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। और आज उन्होंने अपने पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को भी क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज ना होने के मामले में परवेज़ इलाही का कोई हाथ नहीं है और परवेज़ इलाही को इस मामले पर कानून क्या कहता है जो वज़ीराबाद मामले पर FIR दर्ज नहीं हो रही। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर 4 साल में सिर्फ एक घड़ी का मामला मिला है तो फिर तो ये लोग खुद इमरान खान साहब को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सनद दे रहे हैं ईमानदार होने की। क्या वाकई हुकूमत को कुछ और इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी ज़्यादा उसके खिलाफ हुकूमत बातें कर रही है करप्शन की, कुछ नहीं मिल रहा? प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सर्द मौसम में शहर इक़्तिदार का सियासी मौसम गर्म हो गया। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में डेरे डाले हैं और इत्तेहादी जमातों के साथ अहम बैठक उनकी हुई है। क्या अहम तैनाती के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जा रहा है? फजलुर रहमान साहब ने भी ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अगर हमने अपने कारकुन निकाले तो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तहस नहस हो जाएगा। ये बयान महाजराई की तरफ जाता नजर आ रहा है, मुल्की सियासत को लेकर जाता नजर आ रहा है। और क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस तरह का बयान मुनासिब है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम में पहले हम सबसे पहले बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर कानून डॉक्टर सलमान शाह साहब ने। डॉक्टर साहब, मईशत पाकिस्तान की एक बार फिर से ख़तरे में है। क्या आप समझते हैं हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो गलत है, हुकूमत की मुआशी समत दुरुस्त नहीं है? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान में सिर्फ माशी प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत मुश्किल में डाल रहा है। ये सारी बात हमें पता है कि पिछले पूरे साल में पहले कोरोना की पेंडेमिक में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई जिनको हमने बड़ी अच्छी तरीके से ओवरकम किया और इकोनॉमी को बचाया कोरोना में। उसके बाद आपने देखा यूक्रेन की जंग की वजह से तेल और फूड आइटम्स जो हैं इनमें बहुत इजाफा हुआ, कमोडिटीज़ में बहुत कीमतें बढ़ी और पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ख़राब होना शुरू हुआ और उसमें हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स उतनी हद तक नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ा और रुपया जो है वो डिवैल्यू होना शुरू हुआ। और हमारे पास एक IMF प्रोग्राम था जिसके साथ हम आगे चल रहे थे। लेकिन जब ये रजीम चेंज हुआ है तो उस वक़्त बहुत सी ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सामने आ गई। और अगर आप पाकिस्तान का ये जो डिफ़ॉल्ट्स आप देख रहे थे, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स कहते हैं और ये एक किस्म की इंश्योरेंस है। जो पाकिस्तान को कर्जा कोई दे तो वो इंश्योरेंस खरीद सकता है कि ये
जी। कर्जा अगर वापस नहीं होगा तो वो फिर वो इंश्योरेंस उसको पैसे देगी। तो नॉर्मली ये कोई 5% इसका रेट होता है पाकिस्तान का। तो वो अब जब रजीम चेंज हुआ तो वो 5% से एकदम 20% बना, 20 से 30 हुआ, 30 से 40, 50, 60, 70, 75। इस वक्त वो 75 पे आ गया। अब आप ये देख लें, आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ये गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने कहा था हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल करेंगे, लेकिन ये 7-8 महीनों में तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और जो मार्केट है वो क्योंकि बड़ी एक किस्म की इंडिपेंडेंट होती है और वो देखती है कि भाई पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं इनका हल नज़र नहीं आ रहा जी। और इसकी वजह से इंतशार फैलेगा, इकॉनमी और ख़राब होगी। तो ये जो जी डॉक्टर साहब। डेट्स हैं ये पाकिस्तान सर्विस नहीं कर सकेगा। राइट। अब अच्छा। पाकिस्तान ने सर्विस क्या करना है? पाकिस्तान का जो बैरून मुल्क कर्जा है वो 130 अरब डॉलर के करीब है और हर साल 20 अरब डॉलर आपको वापस करना पड़ता है और उसको रीफाइनेंस करना पड़ता है। अब अगर आपकी रेट जो है वो 70-80% पे चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको रीफाइनेंस नहीं कर जी। सकते। सो अब मार्केट ये कह रही है कि अगर आप रीफाइनेंस नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिफॉल्ट करेंगे एंड दैट्स व्हाट इट इज इंडिकेटिंग। राइट। अब अच्छा। इसका जो मामला है वो बड़ा हमने देख लिया है कि बड़ा मुश्किल है। एक तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर इतनी बहस और इतना हो रहा है मामला, और वो भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है। उसके बाद इलेक्शंस के बारे में कोई पता राइट। नहीं है कि कब बिल्कुल होंगे ठीक है नहीं डॉक्टर साहब, ये होंगे। तो एक सियासी उसके अदम बाद अब इस्तेहकाम ये तो देख लें है कि जिस ये जो एक बड़ी गवर्नमेंट वजह क्योंकि बन रहा है। जब ये रजीम चेंज बताइएगा, हुई एक ये जो वजह आईएमएफ के इतनी साथ गिरावट की पेट्रोलियम ये प्राइस को है कि लेकर जब हुकूमत की नई जानिब से हुकूमत जो मुआहदा किया गया है, क्या इससे रूगर्दानी करना, क्या इससे साइड लाइन इख्तियार कर लेना, जो वादे हैं वो पूरे ना करना एक बड़ी वजह बन रहा है? और क्या फौरी तौर पर हुकूमत को स्टेप लेने चाहिए? जितने बड़े दावे किए जा रहे थे मईशत को ठीक करने के, आपके ख्याल में क्या फौरी स्टेप होने चाहिए जिससे ये जो इस वक्त डिफॉल्ट इंडेक्स है वो 66 से नीचे आए? दूसरा, एक और बात पर भी मुझे रोशनी डालिएगा। जो बहुत सारे मुआशी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इसाक डार साहब दावे वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन वो मईशत दान नहीं है, वो मैनेजर हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह है? देखिए, एक बात तो ये है कि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है उसके 2-3 पहलू हैं और एक पहलू उसका ये है कि आपका जो रुपये की कीमत है वो मार्केट बेस्ड होगी, यानी कि डॉलर्स की जो रेट है पाकिस्तान में वो जो मार्केट डिटरमिन्ड होगा। दूसरा उसका पहलू ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इन्फ्लेशन से थोड़े से ऊपर होंगे, यानी कि जी। रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव होंगे। ये रूह है आईएमएफ प्रोग्राम की। और उसके बाद आपने बिजली का जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करना है, आपने बिजली के निर्ख ऊपर लेके जाने हैं, एनर्जी के प्राइसेस ऊपर करनी है, पीडीएल जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 800 अरब रुपया कलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में आती हैं। और अब जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उनका इससे इख्तलाफ है इस पॉलिसी से। नंबर 1 वो कहते हैं कि मार्केट बेस नहीं, हम तो मैनेज करेंगे डॉलर को, और इसके लिए वो सारी कोशिशें उसकी उनकी होती हैं कि वो किसी तरह वो डॉलर की कीमत को नीचे लेके जाएं। हालांकि उससे फिर आपके रिजर्व्स इफेक्ट होते हैं, जी। आपकी अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो एक तो बड़ा मेजर रीज़न आईएमएफ के साथ प्रॉब्लम का ये है कि यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमिक टीम का लीडर है वो ही नहीं बिलीव करता कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। सो वो आई थिंक एक क्रिएट करता है बहुत सा प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने 1800 अरब का एक पैकेज अनाउंस किया, आईएमएफ से बिल्कुल नहीं आपने डिस्कस किया। फार्मर्स के लिए जो आपने किया, इसी तरह आपने इंडस्ट्री के लिए कुछ डिफरेंट जी। एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ काम किए। तो आईएमएफ का इससे भी इख्तलाफ है, बिकॉज वो चाहते हैं कि सबके लिए इवन प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और आपने कोई स्पेशल सब्सिडी नहीं देनी और उस तरह के काम नहीं करने।
तो आई थिंक IMF और इसाक डार साहब का तो ठीक है। क्लैश एमिनेंट था और अभी भी है और वो चल रहा है। सो आई थिंक कि उसकी रीज़न यही है कि ना उनकी तैयारी है, ना फिर आपने बात की कि इज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट, वो अकाउंटेंट हैं और वो अपनी अकाउंटिंग बैलेंस शीट्स ठीक है। बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी जो है जी। उसके जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं या डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, उन पे उनकी इतनी कोई महारत नहीं है उस तरीके से। सो आई थिंक तीसरी बात जो आपने की कि अब करना क्या चाहिए, ठीक। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमने डिफॉल्ट से बचना है। हम्म। और डिफॉल्ट का इंडिकेटर ये एक ही तरीके से हम बच सकते हैं, और वो ये है कि जो बैरून मुल्क कर्जे हमने लिए हुए हैं उनकी रीफाइनेंसिंग की फ़ज़ा ठीक होनी चाहिए। मतलब आपने 20 अरब डॉलर की अगर रीफाइनेंसिंग करनी है तो 70-75% के ऊपर आप नहीं कर सकते, वो तो 4-5% पे आएगा तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है, क्योंकि तकरीबन मेरे अंदाजे में 80 से 90% वजह हमारी पॉलिटिकल जो डिस्टेबिलिटी है। डेडलॉक है राइट। वो है। सो आई थिंक पॉलिटिकल डेडलॉक को तो हम खत्म कर सकते हैं। हम ये जो भी डिसीजंस लेनी है वो जल्दी से जल्दी ले लें। हमें इलेक्शन की अनाउंसमेंट जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। ठीक। हमें एक दूसरे के खिलाफ ये जो इस वक्त मुहिम चल रही है, जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्लियामेंट से बाहर है, उसके ऊपर जी। हर किस्म के मुकदमे चल रहे हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, बहुत सा मतलब अनसेवरी किस्म की चीज़ें हुई हैं ठीक है जो डॉक्टर साहब। नहीं, अपने इतने बड़े मुल्क, सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, उसमें इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो जड़ें हिल जाती हैं। ठीक है, हमारे बिल्कुल मुल्क ठीक है। की इस साबिक वज़ीर वक्त ख़ज़ाना क्रेडिबिलिटी बहुत डॉक्टर गिर गई। सलमान शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। उन्होंने इस वक्त मईशत के जो डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा है उसकी 3 बड़ी वजूहात बताई। एक तो ये कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, दूसरा रजीम चेंज जो हुआ था ये एक बड़ी वजह बना, और इसहाक डार की इस्लाहात को छोड़कर मैनेज करने की पॉलिसी भी मईशत को नुकसान पहुँचा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। कुछ दीगर मौज़ूआत पर दीगर मेहमानों के साथ प्रोग्राम में हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब मुल्की सियासी गहमा गहमी की बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदीद अहमद साहब ने। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब, और सीनियर तजियाकार इसार राना साहब भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि माहिर कानून बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान साहब ने भी हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अदीद साहब, खान साहब ने आज गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा कि उनकी जान को ख़तरा है और हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं है उन्हें साइड में हटाने के लिए। किस बुनियाद पर वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हुकूमत ही उनकी जान की दुश्मन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, और बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि यहाँ जान को ख़तरा लाहक होने का यकीन दिलाने के लिए अरशद शरीफ साहब जो है वो जाम शहादत नोश कर गए और इस दुनिया से चले गए, और इमरान खान साहब जो है वो गोलियों का शिकार हो गए। उन्हें बाकायदा तौर पर उन पर हमला हुआ, और जो स्क्रिप्ट यानी इमरान खान साहब जो अपने जलसों के अंदर जिन खदशात का इजहार कर चुके थे और जिस स्क्रिप्ट का उन्होंने इजहार किया था कि मुझ पर जो हमला होगा उसको मजहबी जुनूनियत का नाम दिया जाएगा, रंग दिया जाएगा, एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट फॉलो करके उन पर हमला करवाया गया। और इसके पीछे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसके आलाकार हैं, इसके सहूलतकार हैं, जो कि एक वाहिद उनके जो ये रजीम चेंज उन्होंने किया है या उनके जो मकासद हैं उनकी तकमील के रस्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है, वो है इमरान खान। तो इमरान खान साहब को बिलाशुबा वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन जो साजिश करने वाले हैं वो शायद ये पहलू भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि वयम कुरून वयम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यानी एक तरफ तो इंसान या कोई साजिश करने वाला चाल चलता है,
और एक तरफ अल्लाह अपनी चाल चलता है, और बेशक अल्लाह जो है वो बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो एक अल्लाह ताला भी एक प्लान, उसने भी एक प्लान बनाया हुआ है। अल्लाह का जो प्लान है वो उसी ने गालिब आना है। एक मेरी चाहत हो सकती है, एक अल्लाह की चाहत होना वो है जो अल्लाह की चाहत है। तो ये हदीस कुदसी भी है। तो मेरे ख्याल से इसमें अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनकी जान को ख़तरा है। और जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर जो है वो आई, उन पर एक हमला हुआ, उनकी जो है उसमें अल्लाह ताला ने जान महफूज फरमाई, और उन पे पिंडी के अंदर दूसरा हमला करके उनको आप ये कह रहे हैं कि किया हुकूमत की तरफ से ऐसा किया जा सकता है। जो एफआईआर में नाम तो आप लोग कुछ और दर्ज करवाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि जो एफआईआर अब तक दर्ज नहीं है उसमें खान साहब ने आज कहा कि परवेज़ इलाही इसके जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने क्लीन चिट दे दी है वज़ीर आला पंजाब को। देखें, पंजाब में वाक़या हुआ, पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई, तो सीएम कैसे जवाब देनी हो सकती है? देखें, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और अब ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पूरे पाकिस्तान पर, बल्कि पूरी दुनिया में, अब तो खान साहब कह रहे हैं रजीम चेंज वगैरह सब बातें पुरानी हो गई। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। वो उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो फैलाया जा रहा है, प्रोपागेट किया जा रहा है। ये सब पे वाज़े हो गया है कि ये निज़ाम चलाने के पीछे जो खुफिया हाथ हैं वो अब खुफिया नहीं रहे, वो अब सामने आ चुके हैं। वो अब इतने आया हो गए हैं कि अब जो है वो एक सूबे का चीफ़ मिनिस्टर जो है वो भी एफआईआर के मामले में बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा होता है, जबकि जो खुफिया हाथ जो कि अब बिल्कुल आया हो गए, वो जो है वो इस निज़ाम को चलाने के पीछे जो है वो कार फरमाए। और बिल्कुल सबके सामने आ गया है कि कौन जो है वो एफआईआर रोकना चाह रहा है। जिन 3 नामों का आपने जिक्र किया वो इस साजिश का हिस्सा हैं। ठीक, तीनों नाम इस साजिश का हिस्सा हैं, वो चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, क्योंकि ठीक है, बिल्कुल अजीज साहब आपका पॉइंट है। राना अरशद साहब, चाहे वो राना सनाउल्लाह, और चाहे वो तीसरे हमारे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बरतर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब। राइट। राना अरशद साहब, इमरान खान साहब ने आज गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हुक्मरान ये समझते हैं कि इमरान खान ही उनके रास्ते की बड़ी रुकावट है और उनको ख़त्म कर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हुक्मरानों के पास। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप लोगों पर उन्होंने लगाया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैं आपका मशकूर हूँ, आपके न्यूज़ वन टीवी चैनल का मशकूर हूँ। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं और सब मुहब्बे वतन हैं, और हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, और हमारा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत का वक़्त मुकर्रर है। जब हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होना चाहिए, तो फिर हमारा ईमान भी पुख्ता होना चाहिए। हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, हम रियासत मदीना का नाम लेते हैं। मेरे भाई, पंजाब में हुकूमत किसकी है? इमरान खान की। और आज कह रहे हैं कि मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुज़दार साहब की वजह से, और 1-2 और रीजन थी, उनकी वजह से नाराज हुए। एक पेज पर वो हम 4.25 साल नारा देखते रहे। मुल्क के अंदर जो हालात थे, डॉलर 192 से लेकर कहां तक पहुंचा, इक्तिसादी पोजीशन कहां पर थी, लोड शेडिंग कहां पर थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहां पर थी। लेकिन सर 192 से लेकर 178 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ा। अब सूरत हाल डॉलर की इतनी अच्छी नहीं है। नहीं मेरे भाई, आप 9 अप्रैल को रात को देखें, जब 12 बजे जब इन्होंने असेंबलियां तोड़ी, कौन सा कानून में सिखाते हैं कि कैसे वो डिप्टी स्पीकर जिसका 62,000 वोट इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया और डी नोटिफाई किया, उसको स्टे पर बैठाकर, और उसने कैसा आधे घंटे में असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं। मैं समझता हूं जब हम ओथ लेते हैं पाकिस्तान के आइन का, तो फिर हम ये सब फैसले वापस हो गए अदालत की जानिब से। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, वो खदशात का इजहार कर रहे हैं, हुकूमत पर इल्जाम दे रहे हैं। उनकी जान को खतरा कोई नहीं, वो आप ही अपनी जान के लिए खतरा है। पंजाब में गवर्नमेंट उनकी, एसएचओ उनका, डीपीओ उनका, और अब 16,000 पुलिस के, पूरी पंजाब की पुलिस उनके कंटेनर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। माशाल्लाह खुद वो ज़मान पार्क में मौजूद है, और उधर से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी इनकी है, गिलगित बल्तिस्तान में। चारों सूबाई गवर्नमेंट्स को ये इन्होंने कंटेनर की सियासत पर लगा दिया। आज पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? पाकिस्तान के साथी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसे सर 65% डिफॉल्ट रेट आ गया पाकिस्तान जहां खड़ा है इस वक्त। आप लोग जब हुकूमत में आए थे 45% था। ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। जवाद साहब,
ये सब कुछ किया जरा वो 4.25 साल के हुक्मरानों का है। सर इमरान वो खान साहब के हमारे 4 साल को आप 7 साथ महीने में ये कहते हैं कि सब कुछ इमरान खान ने किया, तो जब खान साहब आए थे तो वो तो ये कहते थे कि 70 साल आप लोगों ने जो किया वो उसको साफ कर रहे हैं बकौल उनके, खास तौर पर जो 30 साल थे वो पीपल। साफ कर रहे थे जवाहर साहब, वो तोशा खाना के पैसे इकट्ठे कर रहे थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने राणा साहब आज कहा कि 4 साल में अगर आप लोगों को सिर्फ एक घड़ी मिली है, एक तोशा खाना मिला है, तो राणा साहब सवाल लीजिए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 4 सालों में अगर आपको सिर्फ एक घड़ी और तोशा खाना मिला है तो इसका मतलब है आप लोग खुद सनद दे रहे हैं इमरान खान को सादिक और अमीन होने की। सादिक और अमीन सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में यावल आखिर उस जात है तो वो सरदारे दो जहां रहमतुल आलमीन है। यार ये कैसे सादिक कि आप पूरे पाकिस्तान चले ईमानदार होने की सनद दे रहे हैं कराते हैं, और इमरान ब्यादी का 350 कनाल का घर जो बड़ी गलत का उसको रेगुलर करते हैं सीडीए से 12 लाख लेकर, और 1 करोड़ नौकरी देनी थी पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, और जो पिंडी रिंग रोड का 400 रुपए का डाका मारा और पकड़ा दिया कमिश्नर साहब को और डीसी पर केस बना दिया, और अब तोशा खाने के केस सामने आ गए। 5 करोड़ 10 लाख की घड़ी बेचते हैं। बस ये घड़ी, यही तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं आप लोगों को 4.5 साल में सिर्फ ये घड़ी, 3.5 साल में सिर्फ ये घड़ी मिली है, तो आप लोग खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं ईमानदार होने का। जवाद साहब एक घड़ी से कुछ लेना देना नहीं है। आज इमरान खान साहब खुद ही बात करते हैं हमने उन पर हमले की मजम्मत की, नवाज शरीफ साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर ने की, हम सब, मैं खुद भी। लेकिन पहले एक फायर लगता है, फिर 2 गोलियां लगती हैं, फिर 3 लगती हैं, फिर 4 लगती हैं, और उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आज तक लीगल रिपोर्ट नहीं आई। हम तो अफसोस करते हैं। एसएचओ का डीपीओ शौकत खानम हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई, वो भी एक रिलायबल हॉस्पिटल है, उसकी रिपोर्ट उसके टेस्ट माने जाते हैं, वो रिपोर्ट दी है, उस पर आप लोग सोशल मीडिया पर उस पर भी जवाद साहब आप खुद माशाल्लाह हर चीज को समझते हैं। टेक्निकली तौर पर जब एफआईआर दर्ज होनी होती है उस हादसे में मुअज्जम गुंदल अल्लाह को प्यारे होते हैं, जिसके छोटे छोटे मासूम बच्चे उसकी लाश पर रो रहे थे और ये सारे इधर उधर भाग गए थे, आपने देखा। एक शख्स पकड़ा गया, ये गलत किया, उसको कैफे करतार तक पहुंचाना, अब जो मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन परवेज इलाही साहब की टीम कर रही है। ठीक है, आपका पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। इसार राणा साहब बिल्कुल ठीक है, राणा साहब को घर बुलाया होता है, और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ये टीम बनी है इस पर भी हमें इतराज है, इसमें तमाम अदारों के लोग ठीक है। इसार राणा साहब आपका जवाब आ गया, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। इसार राणा साहब आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब जो अपनी जान के हवाले से बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस हद तक उनके खदशात दुरुस्त है? दूसरा, परवेज इलाही साहब के हवाले से जो आज स्टेटमेंट दिया गया एफआईआर में परवेज इलाही जिम्मेदार नहीं है, क्या वो वाकई क्लीन चिट दे रहे हैं परवेज इलाही को? देखें, पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि क्या इमरान खान की जान को खतरा है या नहीं। तो क्या इमरान खान को गोलियां कंटेनर पे फायरिंग नहीं हुई? तो जब उनको गोलियां लगी, उनके कंटेनर पे फायरिंग हुई, तो इसका मतलब ये तो है कि उनकी जान को खतरा है। अब ये बात देखनी है कि अगर उनकी जान को खतरा है तो क्या इमरान खान को भी ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी इदारों की है, उनकी हिफाजत की। अगर उनकी जान को खतरा है, अल्लाह ताला भी ये कहता है कि अपनी जान की हिफाजत करें। आप जिस तरह कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं, ठीक है, आप उसे कंटिन्यू कर लें, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। और दूसरी बात ये परवेज इलाही की, देखिए इसार राणा साहब से बात करेंगे। बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब, परवेज इलाही साहब का कोई इस मामले में कोई जिम्मेदार नहीं है जो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, वो क्या इमरान खान साहब क्लीन चिट दे रहे हैं? इस मामले पर कानून क्या कहता है, ये जो वजीराबाद मामले पर एफआईआर का जो मामला है? देखिए, इट्स वेरी बैफलिंग एंड ब्रिलियंट थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि एक शख्स जो है जो हुकूमत में बैठा है, और स्पेशली टॉकिंग अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है, हमारी सूबाई हुकूमत है, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज्जत आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी। और हमारे आइन के अंदर सबसे पहला जो बुनियादी हक दिया गया फंडामेंटल राइट आइन के आर्टिकल 9 के अंदर, वो यही है कि हुकूमत वक्त जो है वो अपने तमाम शहरियों की इज्जत आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ की निगहबान है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर
खान साहब की अपनी हुकूमत पंजाब के अंदर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है, तो पाकिस्तान के आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ा बर्निंग इशू है, ये बर्निंग क्वेश्चन है कि क्या हम लोगों की ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर महफूज़ है कि अगर एक शख्स जो है वो पावर कॉरिडोर में बैठे हुए एक सूबे के अंदर अपने आप को महफूज़ नहीं समझता, और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके साथ इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा सान्या पेश आता है, उसके बावजूद भी उसकी एफआईआर उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं करती, जबकि कानून ये कहता है कि जो भी इन्फॉर्मेंट है, जो भी मुस्तगीस है, जो भी मुद्दई है, जो मनोवन जो एज इट इज वो वर्ड वर्ड लिखवाएगा, आप लिखने के पाबंद है। और अगर कल कला उसका जो इल्जाम है, जो एलिगेशन या एक्विजिशन लेवल किया गया है, वो फिटिशियस है, फ्रीवलेस है, कंकॉक्टेड है, मन गढ़ंत है, बेबुनियाद है, तो आप उस झूठे मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी सिनारियो था, हमें बज़ाहिर जो भी 72-73 सालों में पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, बताया गया था, उसकी एक साफ और शफ़ाफ तस्वीर हमारे सामने जो है वो नज़र आई। और फिर मैं यही बात कहूँगा, डेमोक्रेसी का, ये जमहूरियत का लाभ तो हम अलगते हैं, हमारे सियासतदान भी अलगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जमहूरियतदारों के पास ना कोई इक़्तिदार है, ना कोई इख्तियार है। इवन के दे कैन नॉट सिक्योर देमसेल्फ, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और अगर इनके साथ कोई हादसा, कोई सान्या पेश आता है, जी। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे कानूनी हलके उनकी दाद रसी के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे साबिक चीफ मिनिस्टर हो, या इस मुल्क का ठीक कोई है, बासर शख्स भी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मुझे आपसे इस मामले पर भी बात करनी है। तोशाखाना स्कैंडल के हवाले से कानून क्या कहता है, ब्रेक पर इस वक्त मुझे जाना है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार के भी सर्द मौसम में जो इस वक्त सियासी पारा है वो हाई होता जा रहा है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने वहाँ डेरे डाले हैं, क्या अहम फैसले हो रहे हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में मौजूद है। इत्तेहादियों से उनकी अहम मुशावरत हो रही है, चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि अहम तैनाती के हवाले से बड़ा फैसला होने जा रहा है। एक और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने कारकुन भेजे तो पीटीआई का लॉन्ग मार्च तहस नहस हो जाएगा। किस हद तक मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान तशवीशनाक है, कितना महाजराई का ख़तरा है, इस पर अब प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। अदीज साहब, एक तो जरदारी साहब शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, जब वो वहाँ जाते हैं तो बड़े बड़े फैसले यकीनी तौर पे हो जाते हैं। दूसरा, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमने अगर अपने कारकुन भेजे तो आप लोगों का लॉन्ग मार्च तहस नहस हो जाएगा। देखें, जो पहला आपका है कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और एक बड़ी अहम अपॉइंटमेंट का फ़ैसला जो है वो करेंगे। और इससे पहले जो है वो पाकिस्तान की सारी अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो लंदन में मौजूद थी, और वहाँ एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता डिक्लेयर्ड है और पाकिस्तान की अदालतों को धोखा देकर बाहर गया है और मफरूर है अदालतों से केसेस में, उन वहाँ पर उनसे जो है वो फ़ैसले, एक अहम तरीन तैनाती के फ़ैसले जो है वो वहाँ डिस्कस हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जेलों में सेंट्रल जेल जो है कराची की, हमारी अडयाला जेल है, कोट लखपत है, अटक जेल है, मज जेल है, जो वहाँ पे मुजरिम बैठे हुए हैं, वो भी, उनका भी गिला शिकवा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुजरिमों ने फ़ैसले करने हैं, इस्लामाबाद में डेरे डालने हैं, लंदन में डेरे डालने हैं, और वही अहम तैनातियों के फ़ैसले करेंगे, तो हमारा क्या कसूर है? सवाब दी आदिल साहब, हमारा प्राइम मिनिस्टर की सवाब दीदा, वो जिससे मर्जी मशवरा करें, आपसे मशवरा नहीं कर रहे तो वो नहीं, मुझसे नहीं, मैं तो जेल में जो लोग हैं उनकी फरियाद आपके तवस्सुत से सुनाना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने सारे मुजरिमों से ही सवाब दी है, उनकी सारे मुजरिमों से ही उन्होंने वो करने मशवरे करने, तो फिर मेरे ख्याल से वो उनकी भी जायज़ है। जो जेलों में लोग हैं, वो जो उज़ैर बलोच साहब जो शिकवा कर रहे हैं कि मुझसे करो, मैं भी केसेस से बरी हो रहा हूँ बाइज़्ज़त, तो मुझसे भी थोड़ा मशवरा कर लो। देखें, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कानून है पाकिस्तान का कि कोई भी रियासत का जो अमूर है वो किसी मफरूर या किसी अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम से डिस्कस नहीं किए जा सकते। क्या इस मुल्क में कोई कानून मौजूद है, कोई आइन है, कोई अदारे, कोई अदालतें जो है इसका नोटिस लेंगी? क्या ज़रूरी है इसी मामले पर उन्होंने डिस्कस किया हो?
नहीं, वो तो उनके जब प्राइम मिनिस्टर से बयानात सवाल हुए, प्राइम उनके मिनिस्टर साहब ने बयानात कहा मौजूद फैमिली हैं। मीटिंग थी, अपने बड़े भाई से मिला हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनके लंदन में, बयानात हमने मौजूद खाना हैं। खाया, उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो यही उनके कहा। बयानात मौजूद हैं, वफाकी वज़रा के बयानात मौजूद हैं, कि ट्वीट्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो कह रहे मौजूद प्राइम हैं। मिनिस्टर साहब की सवाबदीद है, उनकी मर्जी है, कानून भी यही कहता है, वो आपसे मशवरा करें ना करें, लेकिन जिससे नहीं, मर्जी मैं मशवरा मेरा भी तो सवाल है ना, मेरा सवाल है क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ख़त्म कर दिया जाए? Right. क्या उस पे कोई पूछगछ जो है वो चलिए, इस पे अदालतें नहीं मैं- इस करेंगी? पे- इस पे क्या बैरिस्टर उस पे साहब नहीं से होगा? जवाब लेंगे। दूसरा आपका जो फजलुर रहमान साहब का, देखें फजलुर रहमान साहब सियासत के अंदर 11वें खिलाड़ी की हैसियत रखते हैं, जो कि इस आपकी वक्त हुकूमत गिराने में बड़ा अहम किरदार, वो उस 11वें खिलाड़ी ने नहीं, बड़ा उनका जबरदस्त काम कोई किया, सारी किरदार- जमातों को इकट्ठा इनकी करके अदम क्या एतमाद की तहरीक ला के हुकूमत गिरा दी। क्या पिद्दी का शोरबा, 5 लॉन्ग मार्च इससे पहले कर चुके थे, जिसमें फजलुर रहमान भी पेश थे, उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किए, वो हुकूमत नहीं गिरा सकते थे। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के, हुकूमत में जब आप अदम एतमाद लेकर आते हैं तो बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। बकौल राना सनाउल्लाह के टीवी के ऊपर उनका बयान मौजूद है कि अदम चलिए, एतमाद एस्टेब्लिशमेंट कोई सही, मौलाना नहीं। फजलुर रहमान साहब ने एग्री करवाया था सबको अदम एतमाद के ऊपर, वो तो पहले दिन से कह रहे थे। वही तो मैं कह मैं रहा हूँ, हुकूमत क्या को नहीं पिद्दी का शोरबा। आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट मौजूद है, उन्होंने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट वालों ने कहा कि आप जो है आपसे, मैंने उनसे कहा कि पहले इमरान खान को हटाओगे तब बात होगी। यानी इस्टेब्लिशमेंट खुद रीच आउट कर रही थी पाकिस्तान की पॉलिटिकल दीगर जो क्रिमिनल जमातें हैं, आजकल आप लोगों से हो रहा जिनके है, खान ऊपर साहब ने कल केसेस हैं। स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात के लिए उनको पैगाम भिजवाए जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं बताया, लेकिन ये कहा पैगाम आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। तो मुज़ाकरात के लिए पैगाम तो आएंगे अगर इस्लामाबाद लॉकडाउन होगा और चारों तरफ से बंद हो जाएगा और इस अमूर रियासत जो हैं वो अवाम परेशान हो स्टैंड स्टिल जाएगी। पे आ जाएंगे, तो फिर तो मुज़ाकरात तो तबाही करने के धागे पड़ेंगे। पर पहुंच जब जाएगी। 15 से 20 लाख लोग अगर पिंडी और इस्लामाबाद में आ गए तो फिर 15 तो से 20 लाख? फिर सबकी टांगें कांपेंगी, फिर तो मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे ये। हुकूमती लोग कह रहे हैं कि आज जेलम में 150-200 लोग थे पीटीआई के काफिले के साथ। नहीं, मेरे ख्याल से हुकूमती लोग जो हैं वो हवास बाख्ता किस्म के लोग सारे बैठे हुए वहाँ, जिनको आप मरियम औरंगजेब साहिबा की ट्वीट देखें, मरियम औरंगजेब साहिब को कौन सीरियस लेता है? वो वफाकी वजीर इत्तलात है, आप सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन वो पाकिस्तान की वजीर इत्तलात है। पाकिस्तान की कौम, आप मेरे साथ चलें, सर्वे करवा लें ग्राउंड पे, पाकिस्तान की कौम उनको सीरियस जब लेती आप है। लोगों की हुकूमत थी उस वक्त, जब सर्वे था तो उस वक्त आप लोगों के खिलाफ भी आ रहे थे, ज़िमनी इंतखाबात आप भी हार रहे थे हुकूमत में होने के बाद। सर ये भी एक हकीकत है। लेकिन आज हम हुकूमत में ना होने के बावजूद जीत रहे हैं तो ना। अदील साहब जब ये इसका लोग हुकूमत मतलब में है नहीं कि थे तो इस ये वक्त- जीत रहे थे, बात एक ही इसका है। मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कौम है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मुझे आगे बढ़ना है, मैं एक सिर्फ पीटीआई के साथ है। एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगा। जब आप लोग हुकूमत में थे, जितने ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई हारी, नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। जितने इलेक्शन नहीं, अक्सरियत नहीं, इवन हम आप अक्सरियत जीते हैं। नौशेर आप हाँ, एक आध सीट हम परवेज हारे खटक साहब के हैं, अहमदनी हल्के से हार गए। एक आध सीट हम हारे हैं। इसी तरीके से मैं आपको पिछली गवर्नमेंट का बता सकता एक हूँ। आध सीट जीते। मैं आपको पिछली गवर्नमेंट का ना, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर लेता हूँ ना आपसे। जी जी, जब हम पिछली दफा गवर्नमेंट में नहीं थे 18 से पहले, उससे पहले की बात हो रहा है। मैं आपसे नहीं, 18 से लेके देखें, जब आपने कंपेयर करना है ना तो डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस ना, कंपेयर एप्पल विद एप्पल। आपने जो है वो जो 2018 से पहले इलेक्शंस थे, मैं आपको आज गिनवाता हूँ कि हम कितने इलेक्शन पंजाब में जीते। वो तो हमारी हुकूमत नहीं मेरा- थी, फिर भी हम जीते। हम पंजाब के अंदर अभी अपनी हुकूमत के अंदर इलेक्शंस बिल्कुल हारे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम सारे इलेक्शन हारे हैं या मेजॉरिटी हारे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस हम जीते हैं। अब आप आ जाएं कि इस वक्त जो बयानियां है, इस वक्त हम हुकूमत में बिल्कुल नहीं इस वक्त तो खैर आप लोगों को अक्सरियत मिल रही है, इसमें तो कोई दो लेकिन राय हम नहीं है। फिर भी जो है वो इलेक्शंस भी जीत रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया और सारी लॉन्ग रिपोर्ट्स कहती है मार्च इस वक्त में आप पाकिस्तान इमरान की खान मकबूल साहब- पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो कह देना चाहिए ऑनर भी। हाँ, राना अरशद साहब, एक आखिरी चीज, लॉन्ग मार्च में इस वक्त इमरान खान साहब कंटेनर पर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद अगर आप कहेंगे, मैं आपसे लोग नहीं फुटेजेस वो शेयर कर शहरों लेता के अंदर हूं। थोड़े काफले के मैं साथ लोग फुटेजेस बहुत आपके पास, जब काफिला चल रहा होता है ना गाड़ियों का, तो उस वक्त लोग पैदल नहीं चल रहे होते, लोग गाड़ियों में होते हैं, तो उस वक्त की आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। राइट। आपको फुटेजेस में शेयर करके बता सकता हूँ, हजारों की तादाद में जो है वो हर जगह राना पे अरशद लोग जो साहब- हैं वो मौजूद हैं इस लॉन्ग मार्च के अंदर। राना साहब, और सिर्फ एक आसिफ जगह पे जरदारी मौजूद साहब- नहीं है। आप कोयटा में देख लें, बलूचिस्तान में भी लोग आ रहे हैं, आपके केपी चले में भी आ देखेंगे रहे ये हैं, तो दो चार पंजाब में भी जो है जब भी आप लोग पहुंच जाए शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अलग तो निकल रहे हैं, हसन उमर साहब के साथ असल में अलग तो निकल लॉन्ग रहे मार्च का फैसला जब भी होगा तब शहर इक़्तिदार में आप लोग पहुंचेंगे। राना साहब, क्या बड़े फैसले होने वाले हैं आने वाले दिनों में? फौरी तौर पर क्या नाम सामने आ जाएगा? जरदारी साहब पहुंच चुके हैं, बड़ा फैसला हुकूमत क्या करने जा रही है? जवाद साहब, हकीकत तो ये है कि जो फरलॉन्ग लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था वो अपनी काले करतूत और अपने तजाद की वजह से तबाही और बर्बादी की तरफ जाकर दफन हो चुका है। और पंजाब में इनकी हुकूमत है, 15 से 20 हजार पुलिस वाले ड्यूटी पे हैं और कुर्सियों
जीटी रोड के ऊपर कुर्सियां रख के 150 से 200 500 तक लोग बैठे हुए हैं। भाई पूरे पंजाब में डाकू राज है, लोग लुट रहे हैं, बच्चियां बच्चे अगवा हो रहे हैं, और ये मैं ना मानू भाई ये स्टेट, ये 1973 का आइन, हर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आप मुझे ये बताएं कि आज असद उमर साहब गिर रहे थे, नीचे कुर्सी नहीं थी, तो आप देख लें कि ये इनके जो ये मतलब ज़हनी तौर पर अपसेट हो चुके हैं और ये अपने हवास खो बैठे हैं। इमरान खान साहब एक पिच का नारा लगाते रहे, आज परेशान क्यों है? अगर इन ज़हनी हवास खोने वालों को आप मुज़ाकरात के पैगाम भिजवा रहे हैं राना साहब जी? आप कह रहे हैं कि इनके हवास खो बैठे हैं ये लोग अपने, तो और इन्हीं को आप मुज़ाकरात के पैगाम भी भिजवा रहे हैं? नॉट एट ऑल, हमें कोई शौक नहीं। हाँ, बतौर वफाकी गवर्नमेंट ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि हम उनको कहते हैं कि टेबल टॉक करें, और टेबल टॉक करना ये इस्लामाबाद में आते, हम इनकी हिफाजत भी करते और ये, लेकिन वो पिछला 25 जो मई वाला था कि कोर्ट ने परमिशन दी, हमने इनको प्रोटेक्ट भी किया, लेकिन इन्होंने दरख्तों को आग लगा दी, गाड़ियों को आग लगा दी और हमलावर हुए। अब ऐसे नहीं होगा, ये स्टेट की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। और जिस तरह मैं समझता हूं अस्करी लीडरशिप को इन्होंने कभी, मैं समझता हूं, मीर जाफर कहा, कभी मीर सादक कहा, और कभी चौकीदार कहा, कभी चोर कहा। ये एजेंडा तो इंडियन एजेंसीज का नहीं है जो इमरान न्याजी का है। और फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, अभी ये जो 16 तारीख वाला इलेक्शन है, इमरान खान खुद हारा है कराची से, एक आम वर्कर जीता है 10,000 से, और इनका वाइस चेयरमैन पीटीआई का मौकिफ है उस हल्के में दोबारा इंतखाबात कराएं, वहां पर धांधली हुई है। और इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप पंजाब में महंगाई को जिम्मेदार इमरान न्याजी और इनके माफिया जहन। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी जो 6 रुपए की थी हमारे दौर में, वो आज 15 रुपए की रोटी लाहौर सिंध में भी रोटी 25 रुपए की है, और नान 25 रुपए का हो चुका है। आप खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की एग्जांपल दे रहे हैं, आपके इत्तेहादियों की हुकूमत है सिंध में, सूरत हाल यहाँ भी मुख्तलिफ नहीं है। हमने किसान पैकेज दिया, हमने 13 रुपए बिजली का यूनिट पूरे पाकिस्तान में जिम्मेदार को दिया, हमने 2500 से 3000 सब्सिडी डीएपी की बोरी पर दी। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान का 85% कारोबारी तबका ये कहता है कि आपकी हुकूमत की माशी सिमत दुरुस्त नहीं है। सर, ये एक बड़ा सवाल है, जबकि यही पीटीआई के दौर में यही कारोबारी तबका 45% था जो कहता था कि माशी सिमत हुकूमत की गलत है, अब 85% कह रहे हैं। 22,000 अरब से जायद कर्जे इमरान न्याजी ने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने तो 2013 में लाहौर से कराची मोटरवे बनाए, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। उसके लिए कर्जे नहीं लिए थे मोटरवे बनाने के लिए सर? ये बुजदार और फरार गोभी के अलावा कुछ कारनामा मुझे बता दे जो अवाम के लिए किया हो। आज मैं सर क्या कुछ गिरवी नहीं रखवा दिया मोटरवे बनाने के लिए? बिल्कुल आपका पॉइंट है, मेरे पास वक्त कम है। इसार राना साहब, 2 अहम पॉइंट है, एक तो ये कि आसिफ जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास क्या खबरें हैं, उन्होंने क्या मीटिंग्स की, क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं? दूसरा, फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है कि हम अपने कारकुन भेज देंगे तो लॉन्ग मार्च तहस नहस हो जाएगा, मौजूदा सूरत हाल में कितना खतरनाक है ये बयान, महाजराई की तरफ जा सकते हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान पहले भी ये कह चुके हैं कि हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि पीटीआई के कारकुनों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये कोई उनका नया बयान नहीं है, अब वो बयानात की हद तक रह गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में उनके वो मतलब कहीं पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं जो बात आपसे अब करना चाह रहा था, जो कि देखें, ये सियासतदान ये गिला करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके काम में मुदाखलत करती है। जब आप आर्मी चीफ को सियासी बुनियादों पे लगाएंगे और सियासतदान बैठ के जोड़ तोड़ करेंगे कि वो मेरा आ जाए, वो कहेगा मेरा आ जाए, वो कहेगा इमरान खान कहेगा मेरा आ जाए, नवाज शरीफ कहेगा मेरा आ जाए, जब आप खुद इंस्टीट्यूशन के सरबराहों को सियासी बुनियादों पे लगाएंगे तो वो तो सियासत में हिस्सा लेंगे। दूसरी बात यह है कि भाई पूरी कौम के असाब से क्यों खेल रहे हैं आप? किस मुल्क में, दुनिया के मुल्क में आर्मी चीफ के ऊपर इतना शोर मचता है? चीफ जस्टिस लगना हो तब आपके पेट में दर्द है, आर्मी चीफ लगना हो तब आपके पेट में दर्द है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगना हो तब आपके पेट में दर्द है। आप क्या माफिया हैं जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तगड़ा बंदा है, डाढ़ा बंदा है जो हमारा बंदा हो ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके और वो कुचल सके? भाई ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं
क्या ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शन का कोई तरीकाकार नहीं है? क्या सीनियरिटी और ये जितने जनरल्स हैं सारे ही इक्वली एक ही तरह की सलाहियतों के हामिल होते हैं, एक ही तरह की ट्रेनिंग से निकलते हैं, एक ही तरह की इनके अंदर पोटेंशियल होती है। आप सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि मेरे बंदा आ जाए जो मुझे आने वाले तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, मेरा बंदा आ जाए जो आने इनको कुचल सके। भाई किसी इदारे को तो बख्श दो, किसी इदारे को तो छोड़ दो। अगर वजीर आजम का इस्तेकाक है तो 5 दिन वो क्या करते रहे लंदन जाके? क्यों नहीं डिसीजन ले रहे? क्यों उन्होंने एक मजाक बना दिया मीडिया में? आर्मी चीफ को इतना डिस्कस क्यों करवाया आप लोग? ठीक। दूसरी बात यह कि राणा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अभी बहुत कह रहे थे मेरे भाई हैं, लेकिन यार सियासत का मतलब ये नहीं कि आप उल्टी सीधी जो मर्जी कहते थे। आपने ये नारा लगा के आए थे कि इमरान खान को इसलिए हटाया कि हम मुल्क के अंदर गुर्बत खत्म करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। आपने इमरान खान के दौर में लोग जो थे वो भूखे मर रहे थे, आप तो जिंदा भी नहीं छोड़ा। रोटी 25 रुपए की कर दी तो आटा गंद उनकी फराहमी किसकी जिम्मेदारी है? विफाकी नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि आपने कौन सी पॉलिसी ऐसी की? इमरान खान को तो आप कहते हैं कि जी उसके 3.5 साल की वजह से ये हुआ, और 35 साल तक आप जब करते रहे तो उसका कोई असर नहीं है। ये सारे कर्जे जो 35 साल में लिए, जिसको इमरान का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाए, देख मैं को उसका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन उसने जिस तरह कर्ज का डेफिसिट कम किया, जो सूद का क्या नाम अदायगियां थी उनको बैलेंस किया, आप वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अब तो 85% कारोबारी तबका, अब तो 85% कारोबारी तबका कह रहा है हुकूमत की मुआशी समत गलत है। बिल्कुल राणा साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। 65% तो हम डिफॉल्ट इंडेक्स पे है ना, 65% जो हम डिफॉल्ट 65% चले गए। बिल्कुल। तो फिर मुझे बताएं कि ये क्या कर रहे हैं, और मुझे बताएं कि जवाब साहब जस्ट लेट मी कंप्लीट। जी 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 कि इस टाइम 2 करोड़ लोग सैलाब ज़दगान जो खुले आसमान तले पड़े हुए भूखे मर रहे हैं, उनमें बीमारियां हैं, खवातीन के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, और तुम सुबह से लेकर शाम तक आर्मी चीफ के पीछे पड़े रहते हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तुम इन भूखे मरने वालों के लिए? क्या किया तुमने अब तक उनके लिए? आपको सिर्फ एक ही बात पड़ी हुई है कि मैं बड़े भाईजान से बात कर लूं, मैं छोटे भाईजान से बात कर लूं, हमारी मर्जी का आर्मी चीफ आ जाए। और वो जो 2 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ लोगों की मजीद गुर्बत बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? ग़िज़ाई बुरहान पैदा होने वाला है। हम सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट है। मैं कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। राइट, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। बैरिस्टर साहब, 2 अहम मामलात हैं आपके शॉर्ट इस वक्त मुझे कमेंट चाहिए। एक तो तोशा खाना का जो स्कैंडल है, इस पर बहुत बात हो रही है, ये मामला कानूनी है या अखलाकी? दूसरा, ये तो अहम तैनाती की बात हो रही है, पीटीआई को गिला है, उनसे इस पर मशवरा नहीं हो रहा, इस पर कानून क्या कहते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं मशवरा? लेकिन जहां तक आपके पहले सवाल का तल्लुक है, मस्ट से कि दिस इज मोर मॉरल, दिस इज मोर एथिकल एंड द लेस लीगल। चूंकि एक शख्स जो दिया जाता है, कोई तोहफा दिया जाता है, व्हेन इट कम्स अंडर हिज पोजेशन और फिर उसकी ओनरशिप में वो जो भी उसकी ड्यू प्राइस है वो लीगली दे के अदा करके वो उसे खरीद के उसका मालिक बन जाता है, तो वो उसको डिस्पोज ऑफ करे, चाहे उसको लीज करे, मॉर्टगेज करे, बेचे, जो भी तरीका ऑप्ट करे, ही इज ओनर ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मॉरली एथिकली जो आपने बात की कि ये दिस इज मोर मॉरल, दिस इज मोर एथिकल, लेकिन डाइसी से जब कहा गया था कि आपके मुल्क के अंदर आइन मौजूद नहीं है तो आपका आइन गैर तहरीरी है, तो उसने कहा था इट हैज रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, ये लोगों के दिलों के ऊपर लिखा है, हमें किसी आइन की, दस्तूर की, मंशूर की, रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। ये तो वो है तरक्की याफ्ता ममालिक, लेकिन हमारे मुल्क में इलाकियात की आप कैसे बात कर सकते हैं जिस मुल्क के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया जाता है अदालतों के थ्रू, और उसके वोटर सपोर्टर की तादाद बजाय इसके कि मॉरली एथिकली कम हो जब वो बढ़ जाती है, तो मेरे ऑलमोस्ट मुल्क में मॉरली और एथिकली इन ग्राउंड की कोई जगह नहीं है। सेकेंडली, जो आपने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया, आर्टिकल 243 को देखें आईने पाकिस्तान में, वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि बाइंडिंग है, जो कि मैंडेटरी है सदर पाकिस्तान पे, उनकी एडवाइस पे ही वो तैनाती करेंगे। इन शॉर्ट, इन टोटो, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस्तेकाक है, उनका इख्तियार है कि वो तीनों जनरल्स का और स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो तकर्रुर करें, और इस मामले में आइन में कहीं नहीं लिखा कि वो फलां बंदे से मशवरा नहीं करेंगे और फलां बंदे से, जिससे मर्जी मशवरा करे, जहां मर्जी जाए। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर वक़ास अबरेज़ खान साहब, इसार राना साहब, राना अरशद साहब और अदील अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।